ओके अब बच्चों में इस चैप्टर की अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो आप ये मानो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर इन एग्जाम। बहुत रिपीटेटिव बेसिस के ऊपर इसके क्वेश्चन आते हैं। और आप इसका और मार्जिनल का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो इसके क्वेश्चंस आप मानो 10-15% न्यू होते हैं और अराउंड 80-85% आपका सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लो, फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होंगे नियरली 80%। और 20% कुछ नया हो सकता है। मार्जिनल में अपन क्या देखते थे, हर दूसरा क्वेश्चन नया होता है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज नहीं होने वाली। तो चैप्टर को हम अच्छे से बांध सकते हैं और एग्जाम में आने का बहुत चांस होता है। और एग्जाम में भी जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से अधिकतर इधर का चैप्टर का क्वेश्चन फंसता है। तो आप ये सब बात स्टार्टिंग में ही अपने पास लिख सकते हो। पहली बात, एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी इज हाई। एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग इन एग्जाम this is high, very commonly asked, most common chapter for exam। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपल्सरी क्वेश्चन बनके कंपल्सरी क्वेश्चन बनके जनरली 5 मार्क्स के वेटेज में फंस जाता है जनरली। तो इसमें आने का इसका बहुत कॉमन चांस होता है। लिख दी दोनों बातें अपन ने। चैप्टर स्टार्ट करें। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी, फास्ट एंड वी स्टार्ट देन। ये बच्चे लेट हो जाते हैं थोड़ा ज्वाइन करने में। चलो लेट स्टार्ट। अब एक बात आती है दिमाग में, आप सारे बच्चों ने पढ़ा है बेसिक्स। जब आप सबने एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बेसिक्स पढ़े तो मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट वाइज खर्चों को कितने ग्रुप में बांटा गया है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। एलिमेंट वाइज खर्चों को कितने ग्रुप में बांटा गया है मैम? 3 में बांटा है। एक मटेरियल, एक लेबर और एक आपके एक्सपेंसेस। ठीक है। मटेरियल को फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर को फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस को फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और फिर सारे इनडायरेक्ट को उठा के क्या बोल देते हैं अपन? ओवरहेड्स। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है मटेरियल, इन्होंने इस पर एक चैप्टर रखा है। लेबर जो डायरेक्ट वाला पार्ट है बेसिकली आप कह सकते हो इस पे एक चैप्टर रखा है। और फिर ओवरहेड्स को उठा के 2 चैप्टर्स रखे हैं। तो हम बिल्कुल जो बेसिक होता है कॉस्टिंग का उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप कॉपी में आओ एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। Material provides tangibility to a product. Please start writing everybody. Material provides tangibility to the product. I want to make one thing very clear. जब भी बच्चे मेरे को मैसेज करें तो 2 डिवाइसेस से मैं लॉग्ड इन रहती हूँ, एक आईपैड और एक मैसरा मैम। तो जहां मैसरा मैम लिखा है आप प्लीज वहीं मैसेज करेंगे, आईपैड पे नहीं करेंगे, ताकि मैं आपके मैसेजेस को देख पाऊं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाऊं। मटेरियल प्रोवाइड्स tangibility to a product। हाइलाइटर साथ में रखो और मार्क करते जाओ tangibility। जैसे मैं कहूँ मेरे सामने बॉटल रखी है तो इसमें जो ये प्लास्टिक लगा है इट हैज गिवन tangibility कि आप उसको छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं कहूँ आपसे मेरे पास फोन रखा है तो फोन के अंदर ये जो ग्लास लगा है, ये जो इसकी बॉडी है, ये क्या दे रही है इसको? इट हैज प्रोवाइडेड tangibility टू द प्रोडक्ट। तो मटेरियल ये काम करता है, यू नो दिस। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। भाई मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या ही प्रोडक्ट बन पाएगा? तो मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। Material is one of the most important element of cost. थर्ड लिखो पॉइंट, हाइलाइटर से मार्क करते चलना। कीप इट विथ यू। सुजैन प्लीज टेक केयर ऑफ योर ऑडियोज बच्चों, वी कांट बी सो कैजुअल। पॉइंट नंबर 3, यूजुअली हाईएस्ट प्रोपोर्शन, यूजुअली हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर, यूजुअली highest proportion of cost,
usually highest proportion of cost is incurred on material. Usually highest proportion of cost is incurred on material. Usually highest proportion of cost is incurred on material. इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप तैयार करते हो, उसकी जो टोटल लागत उसमें लगती है, खर्चा, उसका मैक्सिमम जो खर्चा हुआ होता है वो किस में होता है? उसमें जो मटेरियल लगता है उसमें। जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दूं, सपोजिंग दुकान के ऊपर सैंडविच मिल रहा है, तो भाई जब सैंडविच मिल रहा है और फॉर एग्जांपल इट्स अ 50 रुपीज का सैंडविच, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स खाने की चीजें लग रही हैं कि उसमें पनीर डल गया, कि उसके अंदर वेजिटेबल्स डल गए, उसमें ब्रेड डल गया, उसमें चीज डल गया, इन सब का जब आप टोटल करते हो तो यूजुअली इट इज हाईएस्ट, इट इज मोर देन जो लेबर का कॉस्ट आ रहा है या जो भी अदर एक्सपेंसेस आ रहा है। बट हमेशा नहीं है, अधिकतर है। या मैं आपसे कहूँ गोल्ड, तो भाई गोल्ड में मेकिंग चार्जेस 5%, 8%, 10%, 12%, 18%, 20% हद से हद होते हैं। बाकी पूरी कॉस्ट तो मटेरियल की होती है। तो आई थिंक बात दिमाग में आपकी जा रही है। मैं ड्रेसेस की बात करूं, अगर आप कोई डिजाइनर ड्रेस भी बनवाते हो या आप नॉर्मल कोई टेलर से भी ड्रेस बनवाते हो, तो आपका कपड़ा यूजुअली सबसे महंगा होता है और जो टेलरिंग कॉस्ट होती है वो उससे कम ही होती है। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसका होता है? मटेरियल नाम के खर्चे का। मुझे यहाँ तक थम्स अप दे दो, लिख लिया हो तो और क्लियर हो। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, तो आई हैव एन आइडिया कि अपन आगे चल सकते हैं। ठीक है, चल इसी बात पे लेट्स गो अहेड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्क्रीन पे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे चिप्स है, ये इतनी कंपनीज, तो इनका ये मटेरियल हो गया। या मैं कहूँ आपसे ये अपना कपड़ा होता है तो उसके अंदर ये जो धागा वागा ये सब लग रहा होता है, ये मटेरियल हो गया। तो दैट्स इट। अब हमारे चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज गो एंड राइट द फर्स्ट हेडिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम में से किसी किसी ने पढ़ भी लिया होगा, इट्स ऑल राइट। बट तुम्हें उसकी जो डेप्थ है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड आ जाए। उसके अंदर जो बारीक बारीक बातें हैं हम उनको समझेंगे, जिससे तुम्हारी ग्रिप डेफिनेटली बहुत बढ़ने वाली है। हेडिंग नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द फर्स्ट हेडिंग। ब्रैकेट में लिख लेना ई ओ क्यू। ई ओ क्यू। चलो अब आप एक मिनट मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल कॉस्ट होती है उसका प्रोपोर्शन वन ऑफ द मैक्सिमम होता है। बोलो हाँ या ना। ये बात अभी अपन ने डिस्कस करी या नहीं करी बात? अब बात क्या है, जब अपन ने कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो तुम्हें याद हो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से एक था कि हमको कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल। बोलो हाँ या ना। कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल। यस और नो? यस मैम। हम कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, मुझे कोई ये बता सकता है? व्हाई आर वी ट्राइंग टू कंट्रोल आवर कॉस्ट? व्हाई आर वी ट्राइंग टू कंट्रोल कॉस्ट? मैम इसीलिए ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? कम। कॉस्ट कम हो, सेलिंग प्राइस हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वो वही रहेगी सेम जो चल रही थी। तो बताओ क्या बढ़ जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया मैम, प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा। प्रॉफिट का शेयर हमारा बढ़ जाएगा। अब बच्चों में कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट अलग अलग चीजों पर इनकर हो रही होती है, जिनमें से एक क्या चीज हो गई? मटेरियल। तो हम यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारी मटेरियल कॉस्ट को हम क्या कर दें? कम। समझ में आया मैंने क्या बोला? हम ऐसा क्या कुछ कर दें जिससे कि हम मटेरियल कॉस्ट को कर दें कम। और बेटू मटेरियल कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली आपका जो ये गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये फुलफिल हो पाता है। सो दिस इज द पर्पस। ये बात क्लियर है क्या सबको? हेलो?
ये बात क्लियर है कि ये चैप्टर आ क्यों रहा है भाई अस्तित्व में, सो दिस इज दी पर्पस। चलिए, तो हमने हेडिंग डाली पहली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में EOQ। अब आप लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन देती हूँ। प्लीज राइट द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट द फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर क्वांटिटी। पहले लिखो आप ऑर्डर क्वांटिटी, उसको आप हिंदी में ही लिखो, एक बार में कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की परचेज करेंगे या करते हैं, whatever। एक बार में कितनी क्वांटिटी आप खरीदते हो उसको बोला जाता है ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे यहीं के यहीं एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 1 लीटर मिल्क पर डे। तो ये घर के केस में क्या बन गया, ऑर्डर क्वांटिटी। कि हम हर बार 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर ऐसे लेके चलते हैं। या मैं आपसे कहूँ 5 kg शुगर पर मंथ, 5 kg शुगर पर मंथ, क्या हो गया ये वापस आपकी ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ये लिख लिया आपने? क्या आप सबको ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब समझ आ गया कि ये है क्या भला? सबको ये समझ आ गया व्हाट ऑर्डर क्वांटिटी इज? यस मैम, दैट्स क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे उससे जो पहले वर्ड जुड़ गया है, दैट वर्ड इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज द वर्ड? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटू, इकोनॉमिक का मतलब होता है मोस्ट किफायती। क्या बोला मैंने? जो सबसे ज्यादा किफायती हो। मैम किफायती का मतलब क्या हो जाता है? किफायती का मतलब होता है जिसमें आपकी ओवरऑल कॉस्ट लीस्ट लगे। व्हाट इज इकोनॉमिक? जो आपके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, जिसमें आपकी ओवरऑल कॉस्ट लीस्ट लगे, खर्चा कम से कम हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। तो अभी हमारे पास वर्ड था ऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों, हम मंगाने को एक बार में कितना ही मंगा सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ कोई कंपनी है, गौर से सुनना एग्जाम्पल, वो बनाती है सपोजिंग एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक, चिप्स बनाती है, तो उसके लिए वो खरीदती है आलू। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल वो ये कर सकते हैं कि वो एक बार में 50 टन आलू मंगा लें। वो हो सकता है एक बार में 5 टन आलू मंगाए, हो सकता है वो एक बार में 1 टन आलू मंगाए। तो कितना मंगाना है एक बार में, आई मीन इट कैन बी एनी फिगर, जो आपको लगे अपने हिसाब से आप उतना मंगा सकते हो। मैं घरों का एग्जांपल दूं, किसी के घर में एक बार में साल भर में जितना ऑयल कंज्यूम होता है पूरा आ जाता है, साल भर में जितना आटा चाहिए पूरा आ जाता है। और किसी किसी के घर में हर हफ्ते सामान आ रहा होता है, किसी किसी के घर में हर महीने सामान आ रहा होता है। तो ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी एनी फिगर, ये समझना बड़ा जरूरी है। बट जब बात की जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो इसका मतलब जो इतने सारी अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं, उनमें से वो क्वांटिटी जिस पर कॉस्ट कम से कम लगे। ये बैठ गई बात दिमाग में सबके? परफेक्ट। तो आप जाके नेक्स्ट लाइन में लिखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लिखो इट इज दैट order quantity at which least cost will be incurred, least cost will be incurred, आपकी कॉस्ट सबसे कम लगने वाली है, least cost will be incurred। ठीक है, डन।
It is that order quantity at which least cost will be incurred. Okay, fine. अब आप आइए and we are going to take one example. उस एग्जाम्पल के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये पूरा का पूरा कंसेप्ट. ठीक है, कॉपी में आ जाओ, कॉपी में आ जाओ और लिखो जाके एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो आप. परचेज बजट फॉर द ईयर. परचेज बजट, यस यस, कॉन्सेप्ट नहीं चलना है बिल्कुल, ये बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल होने वाला है. परचेज बजट फॉर द ईयर. परचेज बजट फॉर द ईयर बना, उसके सामने लिखो ऐसे 1,00,000 केजी. मतलब क्या है, पूरे साल में हमें जो खरीदना है, प्लीज एक एक वर्ड गौर से सुनना मेरे बच्चे, पूरे साल में जो हमें क्वांटिटी खरीदना है, परचेज करना है, वो है 1,00,000 केजी. इट इज 1,00,000 केजी. अब ऐसे उसके अंदर कुछ चार तुम एरोज बना लो और साइड में ऐसे ऊपर करके लिख देना ऑर्डर क्वांटिटी. ऑर्डर क्वांटिटी. तो फॉर एग्जाम्पल एक बार में पूरा 1,00,000 भी खरीद सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल, गोडाउन में पहले से लेके रख लो. दूसरा ऑल्टरनेटिव लिखो, हम 50,000 खरीद सकते हैं, मतलब साल में 2 बार खरीदेंगे, 50 और 50. तीसरा लिखो 10,000 केजी एक बार में खरीद सकते हैं, तो कितनी बार खरीदेंगे, शायद सबका दिमाग चल रहा हो 10 टाइम्स खरीदना पड़ेगा ताकि पूरा 1,00,000 बन जाए. चौथा ऐसे ही मैंने ले लिया 10 किलो, तो 10-10 केजी करके लेंगे, तो शायद सबका दिमाग चले कि साल भर में कितनी बार खरीदना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम्स वील हैव टू बाय. 10,000 टाइम्स. 10,000 बार, 10,000 टाइम्स. लिख लिया इतना. उसी में ऐड करो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. अभी लिख लो फिर मैं समझाती हूँ ये क्या है. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1,000. फिर लिखो कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम. 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम. 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम. बेटू इतना डेटा आपने लिख लिया हो तो प्लीज थम्स अप मुझे दे दो. ठीक है, अब ये आपने लिखी बात. अब मैं आपको 1 मिनट ये वाला टर्म समझाना चाह रही हूँ. व्हाट इज दिस टर्म. क्या लिखा है ये देखो. दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. अपन इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लें. जैसे मैं कहूँ आपसे, आपने किसी वेबसाइट से ऑर्डर करा और उस पर शिपिंग चार्जेस लग रहा है. गौर से सुनना, सब कान खोल के. तो आपने किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करा और उसमें शिपिंग चार्जेस लग रहा है. तो आपने एक जीन्स और टी शर्ट का सेट ऑर्डर कर दिया, उसमें सपोजिंग शिपिंग चार्जेस लगे तुम्हारे 100 रुपये. फिर तुम्हारी मम्मी आई और बोली क्यों, तुम सीए बन गए और तुमको सिर्फ खुद का ही ध्यान है, तुम्हें ये नहीं कि तुम मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दे दो. तुमने कहा चलिए ठीक है. तुमने चेक करा, वहां पे कोई बहुत अच्छा सूट मिला, तो तुमने मम्मी के लिए वो ऑर्डर कर दिया. अब तुम्हारे फिर 100 के शिपिंग चार्जेस लग गए. पापा आके कहते हैं क्यों गए, साले मैंने इतनी मेहनत करी और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हर जगह सपोर्ट किया, और आज मुझे मुंह से बोलना पड़ रहा है कि लिए मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो. तो पापा ने कहा नहीं 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 डैड, ऐसा नहीं है. आपने उनके लिए उठाया, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा कुछ भी पैंट शर्ट जो भी है ऑर्डर कर दी, फिर तीसरे शिपिंग चार्जेस लग गए. अब इसमें शायद आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि 3 बार ऑर्डर किया तो हर बार 100, 100 और 100 लगे. अगर ये 3 बार हो रहा है तो 300 हो गए. ये 3 की जगह एक ही बार में सारी चीजें ऑर्डर कर देते तो आपका कितना लग रहा होता, सिर्फ 100, जो कि अभी कितना लगा, 300. या मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ. सपोजिंग तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, तुमने कहा यार कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है. तुमने उठाया अपना मोबाइल और तुमने उसमें गए और देखा जोमेटो. फटाफट उठा के तुमने कुछ भी अपना पसंद का ऑर्डर कर दिया, जैसे कि पनीर चीज पास्ता एनीथिंग. तो तुमने वो कार्ट में डाला ऑर्डर. अब तुम्हारा भाई आया पीछे से या बहन आई और बोलती है भैया क्या कर रहे हैं. तो तुमने कहा कुछ नहीं. नहीं आपने कुछ ऑर्डर किया है. तो अपन बोले हाँ किया है, मुझे भूख लग रही थी. मेरे लिए भी कर दो ना प्लीज. तुमने कहा चल यार ठीक.
उसने कहा मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो, तो हमने उस पे गए वापस पिज्जा ऑर्डर कर दिया। बताओ कितनी बार चार्जेस लग रहे हैं, बताओ कितनी बार चार्जेस लग रहे हैं डिलीवरी के? 2 बार। हैड इट बीन एक ही बार करते तो कितनी बार चार्जेस लगते हैं? कितनी बार चार्जेस लगते हैं? एक बार। इसी को कौन सी कॉस्ट कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको समझो एग्जाम्पल के साथ। जब जब ऑर्डर करोगे तब तब ये कॉस्ट लगेगी। आई रिपीट, जब जब ऑर्डर करोगे तब तब ये कॉस्ट लगेगी। क्या ये बात आपको समझ आई? जब जब आप ऑर्डर करेंगे तब तब ये कॉस्ट लगेगी। तो अगर आप लोग सब अपना दिमाग चलाएं तो 2 मिनट यहाँ देखिए। 1 लाख केजी हमको साल भर में टोटल खरीदना था। आपने अगर पूरा 1 लाख केजी एक बार में खरीद लिया एक साथ, तो बताओ कितनी बार ऑर्डर्स करने पड़े होंगे? हाउ मेनी टाइम्स? मैम एक बार। और जब एक बार ही ऑर्डर करना पड़ा तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी होगी? 1000। बोलो हाँ या ना। अच्छा मेरे को ये बताओ सेकंड केस के अंदर तुम्हें कितनी बार ऑर्डर करना पड़ा होगा? सेकंड केस में कितनी बार साल में ऑर्डर हुए हैं? मैम 2 बार। तो बताओ तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी होगी? मैम 2000। ठीक है। तीसरे केस में बताओ मेरे बच्चे कितनी बार ऑर्डर किया होगा? जल्दी जल्दी सब लोग दिमाग लगा के। मैम 10 टाइम्स। सबको आंसर करना चाहिए तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं तो डम्बो हो जाते हैं। 10 टाइम्स। एक बार ऑर्डर करो तो कितना लग रहा है? 1000। तो 10 बार का कितना लगेगा? 10,000। हाँ या ना? ओ ओ चौथा देखो, कितनी बार ऑर्डर किया है? 10,000 बार। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1000। बाप रे बाप, मल्टीप्लाई करो क्या फिगर आ रहा है ये तो। कितने जीरो हो गए? 3 4, 1 2 3। क्या पता क्या हो सकता है, एक आध दो मैंने ज्यादा कम भी जीरो लिख दिए उनको। तुम्हें समझ में एक बात आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए मैम? 1 CR आ रहा था ना? हाँ। तुम्हें समझ में ये आना चाहिए कि यार ये है वही ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है, लेकिन ये ऑर्डर क्वांटिटी बदलने से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर? बोलो हाँ या ना। अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने क्या बात करी थी कि भाई हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखो कि ये इतनी छोटी सी बात कि एक बार में कितना मंगाएं, इसके चक्कर में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। क्या सही ऑर्डर क्वांटिटी होना जरूरी है? बिल्कुल। उससे आप बहुत हद तक अपनी कॉस्ट कंपनी सेव कर सकती है। ठीक है। तो आप कॉपी में आओ और जरा लिखो जाके उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के नीचे एज अ सोल्यूशन करते हुए। पहले लिखो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अपन ऑलरेडी ओरली कर चुके, लेकिन अब अपन उसको लिख के करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। अब आप इसमें पहला कॉलम बनाओ ऑर्डर क्वांटिटी का। ऑर्डर क्वांटिटी का। ऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों अपने बेसिक्स सही रख के चलो। मैंने सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही लिखवाया था। क्या होता है ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब? हर बार लिखते हो तो बोला करो, भले मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी तो यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ कि भाई इसका मतलब क्या था। एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? दैट इज योर ऑर्डर क्वांटिटी। फटाफट चार जो अपने एग्जाम्पल थे वो लिख लो। यस बिल्कुल सही सही, गुड। लिखो नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स साल भर में कितने ऑर्डर्स हमें करना पड़े? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बच्चों ये अपन चीज ओरली खुद ही निकाल चुके थे। पहले केस में कितने ऑर्डर्स आ रहे थे? एक। दूसरे में कितने? 2। तीसरे में कितने? 10। उसके बाद कितने? 10,000। लिख लो।
आई थिंक ये सब ने लिख लिया। हाँ, ये 10 वाला सही में मजाक बन गया है। तो ये आपने लिख लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि देखो बेटू, बिना रटे अपन फॉर्मूले को खुद ही डिराइव कर लें, ताकि आगे के क्वेश्चंस में अपने को हेल्प हो जाए। ये है आपकी साल भर की रिक्वायरमेंट, तो आप कह सकते हो इसको एनुअल रिक्वायरमेंट। और ये क्या है, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तभी तो निकाल पा रहे हो कि कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में सबको आ रही है। तो आपका फॉर्मूला अगर हम बोलें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सो इट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल साल भर में, उसकी बात चल रही है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे। ये आप लोग देख लो, आपको रटना तो नहीं पड़ेगा ये फॉर्मूला। समझ में आ गया तो फिर रटने की नीड नहीं होगी। समझ नहीं आया तो बेचारा बच्चा कॉस्ट में सिर्फ रटता रह जाता है। मतलब अभी जितने अच्छे से दिमाग में है, ये मैं 4 दिन बाद पूछूं तो भी दिमाग में रहेगा? 4 दिन बाद पूछूं तो भी ध्यान में रहेगा सबके? ठीक है, ओके। चलो अगला लिखो आप, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अपने पास एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 1000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक है तो 1000। यहाँ 2 ऑर्डर्स हैं तो 2000। अभी आपने खुद ही मुझे निकाल के ओरली दिया था। यहाँ 10 ऑर्डर्स हैं, 10,000। यहाँ 10,000 ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ तुम्हारा कितना फिगर आ गया? 1 CR। लिख लो ये। इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल रही है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आपको शायद सबको ये समझ में आ गया हो, ये बिना फॉर्मूले के हमने काम खुद ही कर दिया था, और जो काम हमने किया था हमने उसका फॉर्मूले की शक्ल दे दी है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? यस और नो? इमाज आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ओके गुड। चलिए, यहाँ तक होने के बाद हम पहुंच रहे हैं आगे। और लिखिए जरा आप इसको ऐसे, फिर अपन इसको एक बार समझें। लिखिए आप ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी। और लिखिए आप ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी और लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अब आप जरा आंख खोल के यहाँ देखिए, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, जितनी ज्यादा आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है, उतनी कम आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। दिमाग में जाना चाहिए बात। एक बार में जब ज्यादा मंगा लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो कम बार ऑर्डर करना पड़ता है, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगती है। इसकी जगह अगर एक बार में कम मंगवाते हैं, तो हमारी जेब से ज्यादा जाता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बात? तो आप लिखो इस कंक्लूजन को। ऑर्डर क्वांटिटी जब ज्यादा है तो लागत लगेगी कम, और अगर ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो लागत लगेगी ज्यादा। और इसको बिठा लो अपने दिमाग में, दिस इज द कंक्लूजन।
डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज इट शुड गेट एम्बेडेड इन योर ब्रेन। जो पीछे अपन ने करा सब कैलकुलेशन, उसका ये कंक्लूजन है। ओके, नो डाउट, ग्रेट। चले आगे, नोटेड। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी, कम ऑन फास्ट। ओके ओके ओके। क्या मतलब ही नहीं, एक बार में अगर, एक बार में अगर क्या करना है, एक बार में अगर, एक मिनट, ज्यादा मंगवा लेते हैं तो फालतू में होगे क्या? अच्छा, फायदे में होंगे, जी जी जी। उससे आपको बार बार नहीं मंगवाना पड़ रहा तो वो फायदा हो रहा है, जी बिल्कुल सही कह रही है। अब ये तो बेटू हो गया अपना एक एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट। ये फॉर्मूले आई होप आप लोग ने प्रॉपरली लिख लिए हैं। ठीक, अब चलेंगे आप आगे और लिखिए। हाँ जॉर्ज, सही बात कह रहे हैं आप, अभी अपना एक्सप्लेनेशन पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ इसमें बचा है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसीलिए घबराओ नहीं, अभी आगे की कहानी और सुनो। लिखो जाके इसी में सेकंड पार्ट, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अभी हमने पहली कौन सी कॉस्ट की बात करी थी? ऑर्डरिंग की। अब हम किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं? कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। अरे मेरा बच्चा सारा, तुम भी वही बात कर रही हो, उसने भी यही बात की थी कि मैम अगर इकट्ठा इतना सामान खरीद लेंगे तो खराब हो जाएगा। तो अभी अपन पूरी बात पे आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। अभी कंक्लूजन फाइनल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक कॉस्ट स्टडी करिए, अभी और भी कुछ पढ़ना बाकी है। जी, क्या लिखा आप लोग ने? कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट लिखा। अब आप कैरिंग कॉस्ट में से तीन ब्रांचेस बनाओ और ये तीन नाम लिखो। एक लिखो आप स्टोरेज कॉस्ट, एक लिखें आप स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। अगला लिखें आप ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट, ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट। और तीसरा लिखिए आप इंटरेस्ट कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। लिख लें आप ये तीनों नाम, तो डू लेट मी नो कि मैम लिख लिया। डन। नाउ यू ऑल विल पुट योर पेन्स डाउन एंड लिसन। बारीक बारीक एक्सप्लेनेशन है, ढंग से सुनोगे जैसे सुनते हो तो एक बार में दिमाग में जाएगी बात। सबसे पहले बात हो रही है कैरिंग मतलब क्या? कैरी करना मतलब किसी चीज को रखना, किसी चीज को होल्ड करना। इसके तीन इन्होंने हिस्से बताए। पहला स्टोरेज कॉस्ट। अब सब लोग दिमाग ही लगाओ, अगर आपने कम सामान खरीदा, जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में 10 किलो चला आ रहा है, तो आपकी जो जगह घिरेगी गोडाउन या स्टोर, वो जगह जरा सी घिरेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रेंट कम आएगा। इसकी जगह आपने अगर 1 लाख केजी लिया तो आपको बड़ी जगह लगेगी, तो आपका रेंट काफी ज्यादा आएगा। तो ये पहला एस्पेक्ट हुआ स्टोरेज कॉस्ट। मतलब आप जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं उसकी वजह से जो जगह घिरेगी उसकी भी तो कॉस्ट लगेगी। तो क्वांटिटी पे जगह की कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है। मोर ऑर्डर क्वांटिटी, मोर स्टोरेज कॉस्ट, लेस ऑर्डर क्वांटिटी, लेस स्टोरेज कॉस्ट। ये समझ में आया क्या आपको? आ गया। तो मैं चाह रही हूँ जहां आपने स्टोरेज कॉस्ट लिखा है आप उसके नीचे जाके हिंदी में लिख लें। अभी के अभी मैं वेट कर रही हूँ। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब जगह कितनी लगेगी, ज्यादा क्वांटिटी हुई तो ज्यादा जगह तो ज्यादा कॉस्ट, कम क्वांटिटी तो कम जगह तो कम कॉस्ट। मैं वेट कर रही हूँ, यू राइट इन हिंदी प्लीज।
या आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसमें उसको लिख लीजिए इसके नीचे। Everybody please write it and then we talk about the next one. I think most of you done. चलिए दूसरे की बात सुनिए। नाम क्या है बेटा? ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट। अब ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट क्या है ये सुनिए। ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट वही जो आप अभी कह रहे थे, खराब होना, आउटडेटेड हो जाना, क्वालिटी स्पॉइल हो जाना, वैल्यू कम हो जाना। तो दिमाग लगाओ अब सब। अगर तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो तुम्हारा स्पॉइलेज का कॉस्ट, मतलब आउटडेटेड होना, खराब होने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। और अगर तुमने कम क्वांटिटी ली तो वो जो नुकसान है वो कम हो जाता है। समझ में आई? सो व्हाट इज ऑब्सोलेसेंस? इट इज जस्ट खराब होना, क्वालिटी स्पॉइल होना। मोर ऑर्डर क्वांटिटी, मोर ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट। लेस ऑर्डर क्वांटिटी, लेस ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट। जैसे घर में ऑब्जर्व किया होगा, कई बार कई लोगों के घर में साल भर के लिए जो अनियंस चाहिए होते हैं वो एक साथ खरीद लेते हैं। अब वो एक साथ खरीद के बालकनी बालकनी कहीं के ऊपर रख दिया जाता है, लेकिन अगर जरा भी नमी पड़ जाती है तो बहुत सारी प्याज खराब हो जाती है। या बहुत सारा, मतलब कोई भी दूसरी चीजें भी कह सकते हैं आप, दालें हुई या आपका वीट हुआ, साल भर का खरीद लिया तो उसमें नुकसान हो जाता है। आपने थोड़ा सा ही लिया 1-1.5 किलो तो उसके अंदर नुकसान के चांस क्या रहते हैं आपके? कम। क्लियर? वेजिटेबल्स अगेन, क्या आपने ऐसे बहुत सारी लेके आ गए 8-10 दिन की, स्पॉइलेज बढ़ जाएगा। कम लेके आए हो फ्रेश तो आपका स्पॉइलेज कम रहेगा। तो आप लिखो जाके इसको भी हिंदी में प्लीज। सब बच्चे कम ऑन फास्ट। दोनों लिख लिए? गुड 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 गुड। चले आगे नेक्स्ट पे। तीसरा आ गया बेटा आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। व्हाट इज द थर्ड वन? इंटरेस्ट कॉस्ट। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये थोड़ा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पॉइंट निकल के आ जाता है इसमें, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली। एवरीबॉडीज अटेंशन इज एक्सपेक्टेड। इंटरेस्ट कॉस्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि आपने अगर ऑर्डर क्वांटिटी आपकी हुई ज्यादा, मतलब आपने ज्यादा माल खरीदा, तो बाहर अगर आपने ज्यादा माल खरीदा है तो जो आपका इसको खरीदने में पेमेंट जा रहा है पैसा, वो कम जा रहा होगा कि ज्यादा? तो मैम ज्यादा पैसा जा रहा है। तो बेटू आपका ज्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट अटक गया। अब ये पैसा आता कहाँ से है? तो ये पैसा यूजुअली आप निकालते हो आपके करंट अकाउंट से, जो कि एक तरीके का आपका यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो अगर आपने ज्यादा पैसा निकाला है उस पेमेंट को करने के लिए, तो आपका ज्यादा पैसा अटक गया है, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा होगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने कम क्वांटिटी ऑर्डर करी होती तो आपका कम पैसा अटकता, सप्लायर को आप कम पैसा देते, तो इसका मतलब आपकी जो इंटरेस्ट का बर्डन है उस पैसे पे वो भी कहीं ना कहीं कम होता। अभी सिर्फ इतना एंगल सोच के बताओ, क्या समझ आ गया? इसमें एक दो बातें मैं और ऐड करूंगी जो बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकती है कि मैम हमारा पैसा खुद का हुआ तो क्या, वो तो अलग बताऊंगी। अभी पहले ये समझ लो कि सपोजिंग हम हमारा पैसा करंट अकाउंट से निकालते हैं, तो हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो ज्यादा पैसा अटका तो उस पर जो इंटरेस्ट का बर्डन आएगा वो ज्यादा आएगा। और अगर कम ऑर्डर क्वांटिटी हुई तो कम पैसा लिया बैंक से तो कम आएगा इंटरेस्ट का बर्डन। ये क्लियर है क्या?
ठीक है, इसको आप 1 मिनट लिख लीजिए अपनी कॉपी में जाके, पहले तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे, फिर मैं आपको इसका दूसरा एस्पेक्ट भी समझाऊंगी। प्लीज गो एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये वाला आप नहीं लिखा दो, ये वाला आप खुद लिखो, और फिर मैं किसी को अनम्यूट करूंगी और वो बच्चा बोलेगा कि क्या लिखा है। चलो लिखो जल्दी। ऐसा नहीं है कि मेरे को लिखवाने में कोई दिक्कत हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होता है 4 पहिए की साइकिल चलाता है, पर वो 2 पहिए निकलना बहुत जरूरी होते हैं धीरे धीरे करके, ताकि खुद 2 पहिए पे चला पाए। अगर सपोर्टर लगा रहेगा तो फिर अपन अपनी खुद की वर्थ पहचान नहीं पाते, इसीलिए। लिख लिया, देखो क्या बात है, वेरी गुड। चलो जॉर्ज भाई, आप बताइए कि आपने लिखा क्या है। जो लिखा है वर्ड टू वर्ड पढ़ देना। करिए अनम्यूट अपने आप को आप। हेलो। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम स्टोरेज कॉस्ट में मैंने लिखा है कि जैसे अपन ज्यादा क्वांटिटी इंटरेस्ट। मांगते हैं। इंटरेस्ट। हेलो। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट को बताओ, स्टोरेज को नहीं। ओके मैम। मैम इंटरेस्ट कॉस्ट में मैंने लिखा है कि जैसे अपन ज्यादा क्वांटिटी अगर खरीदते हैं तो अपन को जो करंट अकाउंट से जो पैसा ज्यादा है वो ज्यादा जा रहा है। अगर मतलब लोन ज्यादा हो जाएगा तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर गुड। कम क्वांटिटी हम खरीदते हैं तो हमें बैंक लोन से पैसा कम लेना पड़ेगा, इससे अपन को कॉस्ट भी कम देनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड जॉर्ज, आई एम हैप्पी यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। कौन कहता है कि पढ़ाई नहीं हो सकती बिना शक्ल देखे? कौन कहता है? सब हो जाती है। गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट वी आर गिवन, एकदम क्रिस्प, फाइन। अरे रोज। चलो तो। हाँ एमा, ये भी सही है। जोश होना चाहिए, सही बात है, सब हो जाता है। जोश होना चाहिए और टीचर को कंट्रोल करना आना चाहिए, हड़का के रखना पड़ता है। और बाकी बच्चों के अंदर है नियत, तो सब हो जाता है, सही बात है। तो हाँ, सही लिखा ही होगा डेजी। तुमने क्या लिख के भेजा है क्या मुझे? अरे तो तुम पढ़ दो ना, तुमने क्या लिखा। वी विल लव टू हेयर यू, बिकॉज ये चीजों से ही दिखता है कि बच्चे का कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। पढ़ो, तुमने क्या लिखा है बेटा। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। यस बच्चों, गुड आफ्टरनून, बताओ क्या लिखा है। मैम मैंने लिखा है कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदी तो बैंक से भी ज्यादा पैसे एज इन लोन लिए होंगे एंड सो इंटरेस्ट चार्ज विल आल्सो बी ज्यादा। इंटरेस्ट चार्ज विल ऑल्सो भी ज्यादा, और अगर कम क्वांटिटी हुई तो वाइस वर्सा, राइट। ओके गुड। अब आप लोग सुनिए इसका एक और एस्पेक्ट, देखो कुछ और लोग कह रहे हैं मैं भी बताऊं, मैं भी बताऊं, इसके क्लोज ही होगा ना, तो इसलिए अगली बार तुम्हें चांस देते हैं। अब सुनो इसका दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये हो सकती है, अरे रोज। चल, इसकी दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा ली, बड़ा क्वांटिटी, अब आपका डेफिनेटली जो पैसे अटके वो ज्यादा अटके के कम अटके, तो मैम हमारे पैसे ज्यादा अटके। दिमाग लगाना पूरा सब लोग। अब कोई बोले कि भाई ये तो हमारे खुद के फंड्स हैं, सेल्फ ओन्ड फंड्स, हमारा ही पैसा है, किसी अगले का नहीं है, तो फिर काय का इंटरेस्ट? तो फिर भी इंटरेस्ट। ऐसे कैसे मैम? बेटू ऐसे कि तुम्हारा ये जो पैसा है, जो इतना सारा यहाँ अटक गया क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, इस पैसे को अपन किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते थे। वी कुड हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर एल्स, और उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट नाम का रिटर्न मिलता। पर क्योंकि ये पैसा आपने इसमें लगा दिया, तो वो एक तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। हाँ या ना? तो भी तो आपका लॉस हो ही रहा है, तो भी तो आपकी कॉस्ट लगी रही है। ऐसा पैसा ब्लॉक ज्यादा हो गया, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमा सकते थे इन्वेस्ट करके, वो आप नहीं कमा पा रहे। और अगर कम क्वांटिटी हुई तो कम पैसा ब्लॉक हुआ, तो कम इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैठी। अब आप इसको भी लिख लो जल्दी से, गुड बच्चों की तरह, प्लीज राइट इट।
फिर मैं इसकी जगह आपको एक और तीसरा भी बताऊंगी. आई विल टेल यू वन मोर सिचुएशन. लिख लो तो लेट मी नो दैट कि मैम इट इज डन. अच्छा, सबको चांस मिलेगा. नो वरीज. सबने लिख लिया? मुझे कौन बता रहा है पढ़ के कि क्या लिखा है? हु स्पीकिंग अप? जल्दी, कम ऑन. फिर मैं तीसरा वाला बताऊंगी. चलो, तो ओलिविया ने हाथ उठाया है पहले, तो आप ट्राई करिए. हेलो मैम. हाय बच्चा, फरमाइए. हाँ मैम, अगर हमारे खुद के पैसे से अगर हमने खरीदा होगा कि कोई भी रॉ मटेरियल, तो वो हमारे जेब से जा रही होगी पैसे, तो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल अटक जाएगा वहां पे. तो इसलिए हम लोग वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे जहां से अपन कमा सकते थे पैसे. तो इसलिए हम लोग नहीं लगाएंगे उतने पैसे. नहीं, अपन ये बोलेंगे, लगाना नहीं लगाने की बात नहीं है, बस इतना बोलेंगे कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारी वो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी. और हाँ, अगर ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी बहुत कम कम लगेगी. यस करेंगे. मैम. अपन आगे डिसाइड करेंगे, ठीक ओके है? मैम. ओके ओके ओके, फाइन, गुड. चलिए, अब इसके बाद आप लोग एक और तीसरी बात सुनो, क्योंकि वो भी बात कभी ना कभी दिमाग में आ सकती है बच्चे के. एज डाउट तो अभी क्लियर कर ले. हमने खरीदा सामान, सपोजिंग हमने खरीदा ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी. अब हुआ क्या? जो मैं बार बार कह रही हूँ, पैसा अटका पैसा अटका, पैसा ही नहीं अटका. अपन ने खरीदा उधार. अपन ने खरीदा बहुत सारा सामान उधार. तो मैम, अब तो अगर उधार खरीदा तो अटका ही नहीं पैसा. बेटू, अभी भी प्रॉब्लम है. पता है क्या? तुम लोग फाउंडेशन में पढ़ते थे मुझसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट. तो क्योंकि आपने उधार खरीदा है, तो जो आपको वो कैश डिस्काउंट मिलता, वो आपकी इनकम होती ना. अब आपको वो नहीं मिलेगा. तो फिर से एक तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. फिर से एक तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. आप अगर उधार भी खरीद रहे हो तो भले ही पैसा नहीं अटका, बट अब आपको वो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता था. तो फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हो गई, और नुकसान तो हो रहा है. और अगर कम हुआ तो कम उधार, तो कम कैश डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैठी. बस इस बात को और फाइनली लिख लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ऐसे दर्द हो जाए. और मुझे अपनी कॉपी का फोटो खींच के दो इस पार्ट का जहां से तुमने कैरिंग कॉस्ट इतना स्टार्ट किया है. फिर मैं एक्चुअली देखना चाहूंगी कि किसने सबसे बढ़िया तरीके से लिखा है. कंटेंट तो तुमने मुझे सुना दिया, आई वांट टू सी योर कॉपी ऑल्सो. इसको लिख के कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट वाला जो पोर्शन था, ये पूरा और एक्सप्लेनेशन, वो फोटो भेजो जरा मुझे. यस, गुड गुड गुड. लो भाई, क्या बात है, फटाफट कॉपीज आना स्टार्ट हो गई. हम्म. चलिए जरा, ये जो मेरे पास पहली कॉपी आई है, पहले तो मैं इसको देखूं. मेरे बच्चे लाल पेन से लिख के चले जा रहा है, ये कैसे चलेगा? लाल पेन से लिख के चले जा रहे हैं, अपन ऐसे नहीं करते बेटू.
बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये लिख लिया, कैरिंग कॉस्ट, ये किसी चीज को रखना, ठीक है। ये स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन बेटू ऐसे पूरा रेड से लिखोगे तो नहीं चलेगा। खुद से लाइकेबल है, क्या बोल रही हूँ मैं समझ नहीं पाई। रेड से बस थोड़ा सा ही लिखा करो, जो एकदम कुछ कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। अबे तुम्हारी तुम लोग में तो सब लोग लाल ही लाल भरे हुए हो, अगला भी इंसान, मतलब लिख तो रहे हैं प्रॉपर। अरे रे 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 रे, सब भरा पड़ा हुआ है इतना सारा। ठीक ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके। आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया ऑफ योर कॉपी। चलो ये अगली कॉपी। तुम लोग बच्चों पता है राइट अलाइन लिखते हैं अधिकतर बच्चे, प्लीज लेफ्ट अलाइन लिखा करो। लेफ्ट अलाइन लिखा करो, ठीक ठीक। सबकी कॉपी नहीं चाहिए मेरे को, वैसे भी दो तीन लोगों का रैंडमली चेक करना था। सबसे ही कहूंगी मैं, सब लोग क्या किया, ये तो ठीक लिखा है। जैसे अपन राइट साइड खिसका के लिखते हैं ना, तो एग्जाम में भी अपनी लेफ्ट अलाइन की आदत होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बहुत घुसा घुसा सा हो जाता है अपनी वर्किंग, ऐसा। ठीक है, चलो खैर पढ़ेंगे अपन आगे। यू आर राइटिंग प्रॉपरली एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर मी, गुड। अब अपन पहुंचे आगे, यू प्लीज गो एंड राइट दिस फॉर्मूला। लिखिए। मैं सबकी सबकी देख लूंगी, अभी सबकी एक साथ में लिख पाऊंगी ना, प्लीज अंडरस्टैंड। लिखो, आप लिखिए। यहाँ तक अपना हो गया। नाउ यू हैव टू राइट फॉर्मूला। लिखिए आप, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये एज अ फॉर्मूला लिख लेना अभी। एक्सप्लेनेशन में इसका थोड़ी देर बाद दूंगी, दूंगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद, तब तक पेशेंस रखना है। हाँ, कैरिंग कॉस्ट में ही लिखना है, उसी का फॉर्मूला है। अभी तक अपन ने उसका मीनिंग समझा, अब अपन उसका कैलकुलेशन समझ रहे हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी बाय टू, ऑर्डर क्वांटिटी बाय टू into carrying cost per unit per annum. Order quantity by 2 into carrying cost per unit per annum. Order quantity by 2 into carrying cost per unit per annum. अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसके नीचे अराउंड 5-6 लाइन की जगह छोड़ दो। ली 5-6 लाइन्स, 5-6 लाइन की जगह छोड़ दो। बस इस फॉर्मूले को अभी दिमाग में रखना, कैसे आया क्यों आया ये मैं आगे समझाती हूँ। लिख शायद सबने लिया है। 5-6 लाइन छोड़ के इसका कैलकुलेशन पे आ जाओ। लिखो, ऐसा कॉलम बनाओ, ऑर्डर क्वांटिटी, और अगला कॉलम टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी और अगला कॉलम टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कैरिंग कॉस्ट। अपना वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू चल रहा है। 1,50,000, 10,000, 10 किलो। 1,50,000, 10,000, 10 किलो। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी अपन ने क्या लिखा, ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। तो 1,00,000 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो मैंने डेटा क्या दिया था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आई थिंक आई गिव यू 20। तो 20 डाल दो, आंसर निकालो। ऐसे ही दूसरा डालो, आंसर निकालो। तीसरा डालो, आंसर निकालो। चौथा डालो, आंसर निकालो। वेट कर रही हूँ, डू इट फास्ट।
चलिए आई थिंक ये कैलकुलेशन सबका हो गया। कंक्लूजन देखो बेटू, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, कम क्वांटिटी एक बार में खरीदोगे तो कम कैरिंग कॉस्ट। क्या ये तो मैं क्लियर है? ये पूरा है देखो, तो तुम 10 लाख से 100 रुपए पे मांगे, तो ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, कम क्वांटिटी कम कैरिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक ठीक ठीक। अब इसका कंक्लूजन लिख लो जाके कॉपी में, लिखो ऐसे ही। ऑर्डर क्वांटिटी अगर ज्यादा है, जो कि अभी हुई, तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है। हाँ बेटू वही ना, कैरिंग कॉस्ट का नेचर इज लाइक रेंट, नॉट ट्रांसपोर्टेशन। रखने की, लाने की नहीं, रखने की कॉस्ट। लाने की इज ऑर्डरिंग। ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो कम रखने की कॉस्ट। जी हाँ रोज, करेक्ट। ठीक है, अब ये आपने नोट कर लिया सबने। अब आप 1 मिनट जरा पीछे जाओ, जहां अपन ने ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंक्लूजन लिखा था, और जरा मैच करके देखो क्या दोनों का कंक्लूजन सेम है कि ऑपोजिट है। हाँ बेटू, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोल सकते हैं। क्या अपन अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा वाला नहीं पढ़ रहा है बच्चों वाला, इको में आता था डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन, वो सब नहीं चलता। बेसिकली हमको उनके इफेक्ट्स ही समझने पड़ेंगे कि उनका प्रैक्टिकली इफेक्ट क्या आएगा। देख के बताओ, इज इट द सेम और आर दे हैविंग ऑपोजिट बिहेवियर? They are opposite in their behavior, and now this is creating lot of confusion. What confusion it is creating? दिमाग से सुनना मैं जो बोलूं, अब मैं एकदम कंक्लूडिंग एंड पे बोलूंगी। अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा रखती हूँ, एक बार में ज्यादा मंगाती हूँ, तो मुझे ऑर्डर करने की कॉस्ट तो कम लगेगी, लेकिन रखने की कॉस्ट ज्यादा लगेगी। और अगर मैं एक बार में कम मंगाती हूँ तो मुझे ज्यादा बार मंगाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी ज्यादा होगी और रखने की कॉस्ट मेरी कम होगी। तो इसको कहते हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, साला उलझ के रह गई गाड़ी। तो जब ऐसी कोई गाड़ी बुद्धि उलझे, तो फिर इस सिचुएशन में अपन को क्या करना है, अपन वो समझने जा रहे हैं। तो लिखो जाके कॉपी में इस बात को। Ordering cost and carrying cost are opposite in behavior and move in opposite direction. लिखिए ऐसा, ordering cost and carrying cost are opposite in behavior and move in opposite directions. And move in opposite directions. क्या बोल रहे हो जॉर्ज? आई डिडंट गेट। डाल के कर ले मतलब क्या बोले? Both of them are moving in opposite directions. They have opposite behavior. ऐसा लिखो। ये किसके बाद लिखना है? जो लिखा अभी बेटू उसी के बाद लिखना है, जो अभी आखिरी लिखा उसी के बाद लिखना है। डन? डन आर डन? अरे रोज ये हो गया। अब आप क्या करें, 1 मिनट को यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, फिर ये ड्रॉ कर लेना। लुक हियर एवरीबॉडी, फटाफट ऑन द स्क्रीन। यहाँ एक्स एक्सिस पे रखा है ऑर्डर क्वांटिटी। मैम थोड़ा सा रह गया, वेरी गुड, ये लो करो पूरा। ठीक, तो तो अब देखिए यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना पहले, फिर लिखने का टाइम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे है ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार में जितना हम मंगवाएंगे वो, और बेटू यहाँ पे है आपकी कॉस्ट, खर्चा। तो ऐसा है ये ग्राफ, ये बता रहा है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब जो अभी पढ़ी थी अपन ने, कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने की कॉस्ट। ये पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी पर। सुनना, इसका फॉर्मूला क्या था, अभी तुमने लिखा भी था, ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना। अगर मैं कहूँ कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, तो ये इन्होंने बनाई है कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ। ऑर्डरिंग कॉस्ट की कहानी क्या है? जैसे ही आप जब कम ऑर्डर करते हो एक बार में, कम ऑर्डर करते हो एक बार में, कम, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, बिकॉज आपको ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा ऑर्डर करते हो एक बार में, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरना शुरू हो जाती है। समझ गया? ऐसी कहानी है, किसी भी पॉइंट पे ऐसे जीरो नहीं जाएगी। अब तुम सुनना, ये तो कम हो रही है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, और ये तो बढ़ रही है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। तो बेटू इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर दोनों को मिलाकर जो सम आएगा कैरिंग का और ऑर्डरिंग का, वो होने वाला है लीस्ट। कॉमन सेंस बेस्ड बात है, एक को बचाओ दूसरी ऊपर भग रही है, दूसरी को बचाओ तो पहली ऊपर भग रही है। अब अगर हमको अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम रखनी है, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर जा रही है उसके ऊपर जो सम है दोनों कॉस्ट का, वो क्या आ जाएगा? आपका लीस्ट। समझ में आ गई आपको क्या बात? हेलो? एक को बचा रहे हैं दूसरी भाग रही है, दूसरी को बचा रहे हैं तो पहली भाग रही है, तो दोनों को कम करके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए वो देगा आपको सम ऑफ लीस्ट कॉस्ट। तो आप जाके कॉपी में ऐसा ड्रॉ कर लो, एग्जाम में ये बनाने को नहीं आता, एग्जाम में नहीं बनाने को आता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बनवा रही हूँ कि एक बड़ी तो दूसरी गिरी, दूसरी बड़ी तो पहली गिरी। ड्रॉ करो और इस पॉइंट पे जाके मार्क लगाओ। इस पॉइंट पे जाके मार्क लगाओ और यहाँ लिखो ओवरऑल इस पॉइंट पे लीस्ट कॉस्ट होगी। ओवरऑल लीस्ट कॉस्ट इस पे होगी, दोनों का सम सबसे कम यहाँ बैठेगा, ओवरऑल लीस्ट कॉस्ट होगी। बनाने के बाद लिख भी देना एट EOQ total carrying is equal to total ordering cost. Total carrying cost is equal to total ordering cost. At EOQ, total carrying cost is equal to total ordering cost. Good. I think that's done, most of you. Yes. चलिए, तो अब आप आइए कॉपी में, दो लाइन छोड़िए और जाके ऐसा लिखिए, दो लाइन छोड़िए और जाके ऐसा लिखिए एट EOQ। नहीं, अभी कोई एक्सेस नहीं, ये हो जाए जॉर्ज, फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट आए, कोई एग्जाम्पल सोच के तो मुझे बता दो। लिखो जाके एट EOQ, एट EOQ total carrying cost is equal to total ordering cost. At EOQ, total carrying cost is equal to total ordering cost. At EOQ, total carrying cost is equal to total ordering cost. और बच्चों दोनों का जरा फॉर्मूला लिख दो।
दोनों का आप लिख दें फॉर्मूला, कैरिंग के नीचे कैरिंग का, ऑर्डरिंग के नीचे ऑर्डरिंग का। बेटा अभी शैली आपका कुछ छूट गया तो ठीक है, आप परेशान ना हो, आप क्लास के बाद रिकवरी ले लेना। और मैं ये सबसे बोलना चाह रही हूँ बच्चों, अगर किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में तुम्हारी क्लास मिस होती है, तुम्हें रिकवरी चाहिए, तो क्लास खत्म होने के कम से कम 2.5 घंटे बाद ही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। रीजन बीइंग कि क्लाउड से डाउनलोड अपलोड सब कुछ करने में इतना टाइम, और प्रोसेसिंग होने में फाइल की इतना टाइम लग ही जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म नहीं होती और मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मैम प्लीज शेयर द लेक्चर, प्लीज शेयर द लेक्चर। भाई मैं लेक्चर में घुस के थोड़ी ना शेयर कर सकती, जो उसका टाइम है उतना तो लगेगा ही, मैं कितना ही स्पीड अप कर लूँ। तो तुम फिर वहां से ले लेना। तो ये लिखा आपने और ये लिखा आपने। अब आप लोग गौर फरमाएं कि हो क्या रहा है। हो ऐसा रहा है कि मेरे को यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है, और ठीक है चलो अभी एक स्टेप और लिखे अपन, ऐसे ही जान दो। ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 into carrying cost per unit per annum। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, कॉमन सेंस लगाओ। अभी फॉर्मूला था अपने पास शुरू में एकदम स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 1 लाख करा था ऑर्डर तो एक बार हुआ था, 50,000 करा था 2 बार हुआ था, 10,000 किया तो 10 बार हुआ था। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हेलो, यस, इट वाज एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी, शायद सबको याद आ गई बात, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, अब तुम देखो जरा, ये दोनों रिश्तेदार हैं, आई होप यू कैन सी दैट। सो वी विल पुट द टू रिश्तेदार्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो डिवाइड में है तो वो इनटू में आ जाएगा, एंड आई एम टेकिंग दिस टू दिस साइड, डिवाइड से इनटू में। देखना मैंने क्या किया, किसी को डाउट लगे तो पूछ लेना। आई एम ऑल्सो टेकिंग दैट कैरिंग कॉस्ट इस साइड, वो इनटू में थे तो डिवाइड में आ गया। किसी को किसी भी चीज में डाउट तो नहीं है कि ये क्या कर दिया मैम ने, देख लें एक बार। अब ईओ क्यू इंटू ईओ क्यू, तो क्या आ जाएगा, ईओ क्यू का स्क्वायर, ट्रांसपोज वाली मैथ्स तो आती है। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, क्या है बेटा ये एनुअल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल कितना हमें परचेज करना है, प्लीज ऐसा लिख लेना, इस पॉइंट पे गलती हो जाती है बाद में। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अपॉन भी शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब वो स्क्वायर है तो उधर काय में जाएगा, रूट में, रूट में। सही बोल रही हूँ ना। ये लीजिए, ये कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी है, आई होप आप लोग को दिमाग में हो कि हमने स्टार्ट किस पॉइंट पे किया। हमने लिखा सबसे पहले एट ईओ क्यू, तो ये कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात है। तो तुम्हारा ईओ क्यू का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना, 2 into annual requirement into ordering cost per order upon carrying cost per unit per annum, पूरा अंडर रूट में। मुझे आप ये पूरा लिख लें और फिर ये बताएं कि क्या आपके दिमाग में मस्तिष्क में ये जाके धर गया, क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको कोई दुख तकलीफ शंका डाउट कुछ हो तो बोल दो। कोई बोले मैं तो नॉन मैथ मुझे नहीं बना, हाँ पूरे पे ही रूट है ना,
पूरे पे ही रूट है, बिल्कुल एकदम सटाक से घुस गया। ओके, हाँ मेरा बच्चा पूरे पे है रोज, पूरे पे। ये यहाँ से यहाँ गया तो पूरे पे ही जाएगा ना। ऐसा नहीं पढ़ते थे, याद हो शायद, इधर स्क्वायर है उसको हटाना है तो दोनों साइड अंडर रूट लगा दो, फिर ये इससे कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता, वही है। हाँ जी, यस वही है, वही। फाउंडेशन डेज, स्वीट ओल्ड मेमोरीज। अब आपको बच्चा एग्जाम में ये इतना पूरा डेरिवेशन नहीं दिखाना। मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ आए कि ओ दिस इज द बैकग्राउंड। तुम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे बैकग्राउंड को समझ के करते हो तो फॉर्मूला दिमाग में रखना इजी? लिख के ही बता दो बस, हाथ ना भी उठाओ तो, क्योंकि कभी कभी हाथ उठने में इशू होता है। इट मेक्स एवरीथिंग सो अंडरस्टैंडेबल कि अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है। और बैठ के अगर अपन ऐसे करते रहो फॉर्मूला याद, तो याद और एप्लीकेशन तो हो जाती है लेकिन वो पर्पस डिफीट हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन फॉर्मूले का लॉजिक समझें। तो अपने मॉड्यूल में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, अपने मॉड्यूल में तो कुछ दिया नहीं है। If I open this module, you can see it all by yourself. My dear module, my dearest module. So when we reach, अरे यार, I'm sorry. I am opening this old one वाला अभी, फिर मैं new one वाला open करके बता दूंगी. You will come across this. Where are you? Hello, hello. EOQ. It is just as a very small topic. ये देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने लिखा EOQ और ये उन्होंने दो दो तीन तीन लाइन में समझा के ये लिख दिया फॉर्मूला। अब अगर आप देखें तो मुझको ये आपको समझाते हुए 1.5 घंटा होने पर आ रहा है। अराउंड 1.5 आवर हमने दिया इसको समझने के लिए, और ये इन्होंने फॉर्मूला लिख के कर दिया खत्म, और फिर उन्होंने सीधे उठा के 2-3 एग्जाम्पल दिए एंड इट्स ऑल ओवर। तो मॉड्यूल से जो लोग कहते हैं कि मॉड्यूल कर लो, तो उसके बाद भी कुछ चीजें नीडफुल होती हैं, नीडेड होती हैं, तो दिस इज डन। और तो क्या, मॉड्यूल में ऐसे सीधे दिया, लो खत्म हो गई कहानी। ये अपना फॉर्मूला हो गया डिराइव। अब मैं चाह रही हूँ ये बातों को आप जरा लिख लें कॉपी में एज अ नोट विथ रेड पेन नाउ। एज अ नोट विथ रेड पेन नाउ, ये वो पॉइंट्स हैं जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने में गलत करता है, अपन उसको पहले से लिख लें ताकि सॉल्व करते समय ये बातें ध्यान में रहें। लिखो, नोट डालते हुए। अब जो लोग पहले से लाल से लिख चुके हैं वो कोई दूसरा अतरंगी रंग यूज करना। ए इंडिकेट्स, ये जो फॉर्मूले में ए है, ए इंडिकेट्स annual quantity of raw material to be purchased. A indicates annual quantity of raw material to be purchased. A indicates annual quantity of raw material to be purchased and not annual demand of product. And not annual demand of product. बेटू दोनों बातों में अंतर है, उसको गौर से अगर कान खोल के सुन लो अभी के अभी तो बेटर है। मैं तुमसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई रोटी मेकिंग की दुकान है, रोटियां बेचते हैं वो लोग, उनकी एनुअल डिमांड है रोटी की फॉर एग्जाम्पल 5,000 रोटी, और मैं तुमसे कहूँ कि इसके अंदर जो आटा लगेगा, आटा लगेगा, आई मीन ऐसी मैं कुछ रैंडम बोल रही हूँ फिगर, इसके अंदर लगेगा आपका 2,500, 2,500 छोड़ो, 1,000 केजी आटा फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ जब आप ए में डालोगे, ए एनुअल रिक्वायरमेंट, तो आपके प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है।
रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही इस बात पे शुरू हुआ है कि एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदे, एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदे। तो आपको ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन देगा तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करेगा, वो आपको प्रोडक्ट की भी डिमांड बता देगा, वो आपको रॉ मटेरियल की भी डिमांड बता देगा। तो हमको हमारे सॉल्व करते टाइम क्या यूज करना है कि भाई रॉ मटेरियल साल भर में कितना खरीदना है, ताकि अपन ईओक्यू का फॉर्मूला लगा के निकाल पाए कि एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। इज दैट क्लियर टू यू? हेलो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। दूसरा पॉइंट लिखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। कई बार वो लोग तुमको पर मंथ दे देंगे, तुम्हें याद रखना है कि उसको इंटू 12 करके पर एनम बनाओ, ताकि साल भर की कॉस्ट निकले। पर एनम है तो इंटू 12 हम कर देंगे, अगर वो मंथ देते हैं तो। क्वार्टर दे देंगे तो कम कर देना इंटू 4, जैसा भी दे दें। वो पर वीक दे दें तो इंटू नंबर ऑफ वीक्स कर देना है, सो ऑन। कन्वर्ट फाइनली पर एनम में होना है। तीसरा लिखो, इंस्टेड ऑफ हाँ यूजुअली वो पर यूनिट ही दिया होता है बेटा, हर यूनिट की जगह गिर रही होती है ना, हर यूनिट में जो पैसा अटका है उस पर इंटरेस्ट जा रहा होता है, तो इट्स यूनिट वाइज। इंस्टेड ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कभी कभी ये वर्ड ही नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट। इंस्टेड ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कभी कभी ये वर्ड ही नहीं दिया होगा कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, ये 3 नाम दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ऐड, बस। इंस्टेड ऑफ कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑब्सोलेसेंस, ये 3 नाम दिए होंगे। So what will we do? We will simply add them, बात खत्म। यहाँ तक क्या दिमाग में सबके बैठ गया, बस गया, हो गया? अब मैं एक एग्जाम्पल करा दे रही हूँ, आई मेक यू। अभी अपना पीछे एक चीज बची हुई है, क्या बचा है? ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, इस फॉर्मूले का जस्टिफिकेशन। कौन सा फॉर्मूला? ये मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आप घबराए नहीं, मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी चीज पढ़ाने में, मैं कभी नहीं भूलूंगी, बट जब सही समय आएगा तब बताऊंगी। आप लिखिए इसी में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही एग्जाम्पल नंबर 2 करके, एग्जाम्पल नंबर 2 करके लिखो। एक छोटू सा एग्जाम्पल कर लें अपन, फिर क्लोज करेंगे क्लास। क्या 15 मिनट? क्या 15 मिनट? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख kg। annual requirement of raw material 12 लाख की, सॉरी 1,25,000, सॉरी। अरे यार डाउट लेने का भूल गए, शायद डाउट होंगे नहीं बच्चों को, और होंगे तो कल करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60। फिर लिखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20। कैलकुलेट ईओक्यू, calculate EOQ, calculate EOQ। आप फॉर्मूला लिखिए जरा खुद, अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टू इंटू 1,20,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 20, 848.53 kg आ रहा है। मतलब बताओ इसका क्या है? एक बार में 848.5253 जो भी आ रहा है केजी का सामान आप खरीदें, एक बार में इतना खरीदें जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, लीस्ट।
जी, इतना मंगाओगे एक बार में तो आपकी टोटल कॉस्ट कम लगेगी। सबका शायद हो गया ना ये। अब आप लिखो इसी पे सेकंड पार्ट डाल के क्वेश्चन का, कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। आप सब बच्चों को ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना आता है। नंबर ऑफ orders into ordering cost per order. Number of orders into ordering cost per order. बेटा अपन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? साल भर में 1,20,000 और एक बार में वही जो आपका आया 848.53 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है बेटू? मैम 60। निकालो आंसर कितना आ रहा है, निकालिए आप आंसर कितना आ रहा है। 8485.26 शायद। सब लोग चेक कर लो। अब इसी के नीचे या साइड में ऑल्टरनेटिव लिखो दूसरे कलर के पेन से। 1,20,000 डिवाइड बाय 848 कर रहे हो 0.53, तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग। इसको डिवाइड करने पे हाउ मच यू आर गेटिंग? आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग 141.42 ऑर्डर्स। सबको शायद मेरी बात समझ आ रही है। जब भी आपके ऑर्डर्स डेसिमल में होते हैं तो आप उसको हमेशा करोगे फर्दर राउंड ऑफ, फर्दर राउंड ऑफ, further round off. So it will be 142 into 60. 142 into 60 करो और बताओ कितना आ रहा है। करिए और बताइए। अरे नहीं भाई, 8520 आ रहा है शायद, 8520 आ रहा है शायद। अब मैम हमें इन दोनों में से एग्जाम में कौन सा करना है? बेटू आप एग्जाम में करोगे दोनों। एग्जाम में वहीं पे नोट डाल दो, दोनों, बोथ से आप करके दिखाओगे। और अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है तो सेकंड वाला, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में होता है सेकंड वाला। आप खुद इस बात को सोचिए कि जब 141.42 ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब 141 ऑर्डर्स तो पूरा कंप्लीट होंगे, जिसमें कितना सामान होगा हर बार? 848.53, 848.53, 848.53 ऐसे 141 ऑर्डर्स में होंगे। और जो भी कमी वेशी रह जाएगी, कहाँ चला गया, जो भी कमी वेशी रह जाएगी, तो वो जो उसके बाद वाला ऑर्डर है ये 0.42, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डर तो 142 होंगे, लेकिन जो 142nd ऑर्डर होगा उसमें बची कुची कम क्वांटिटी आएगी। समझे तो मैंने क्या बोला? 141 ऑर्डर्स में कंप्लीट 848, 848, 848, 848 भेजा जाएगा, और जो 142nd ऑर्डर है उसमें जो बची कुची रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी, इसीलिए ये ऐसा फुल नहीं होगा। बट चार्जेस तो पूरे ही लगेंगे ना, हर बार ऑर्डर करने में सेम ही चार्जेस लगते हैं। ऐसा मैंने क्या बोला, तुम में से किस किस को समझ आ गया? हेलो, लिख के बता दो। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक। अब सुनो मेरी बात आप लोग। कैरिंग कॉस्ट अपन अभी निकाल ही लें फटाक से, 1 मिनट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, फिर क्लास क्लोज करेंगे और आगे का कल पढ़ेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर क्वांटिटी इज 848.53 डिवाइड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 20 रुपए। कितना आ रहा है? 8485.3 आ रहा है शायद।
848 5.3 आ रहा है शायद, यस और नो? यस, यू आर गेटिंग दिस डन, ऑलराइट। तो ये आपकी कैरिंग आ गई, ये आपकी ऑर्डरिंग आ गई। आप देखो जब आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? यस, तो ये सेम ही आते हैं, लेकिन डेसिमल की वजह से अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो चलता है। हाँ बेटू, ओक्यू की जगह यूक्यू लिखेंगे बिकॉज हमारी ऑर्डर क्वांटिटी इतनी तो चल रही है। ओके, आप लोग का होमवर्क क्या है? मार्जिनल पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, कल मुझे अपडेट करेंगे मैम हमारा पूरा एक राउंड और हो गया, और यहाँ तक का कल आप रिविजन करके मिलेंगे। आज कॉन्सेप्ट चल रहा था, और कल अपने को इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की एप्लीकेशन करनी है, तो रिवाइज करके मिलना कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर क्वेश्चन ढंग से हो नहीं पाते, तो भूल के मिलोगे तो कोई फायदा नहीं जी। कल बहुत सारे क्वेश्चन। Okay, see you. Bye bye. Take care, everybody. And do not miss class of this chapter. I should not find a single child saying, "मैम recovery दे दो." No, class में ही करना है, ठीक है? और कोई डाउट अगर मार्जिनल का होमवर्क का कुछ रह जाता है तो फिर कल देख लेंगे, मैं कल नहीं जा रही, अपन सब हैंडल कर लेंगे। ठीक बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।